हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। ऑलमोस्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके पास हाइड्रोजन का लेक्चर नंबर 6 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है सॉफ्ट वाटर, क्या होता है हार्ड वाटर। जब कभी हम ऑलमोस्ट क्लॉथ वॉश करते हैं तो कभी क्या होता है कि हमें वॉश करने में ज़्यादा सोप कंज्यूम करना जाता है और कभी कभी क्या होता है कि कम सोप में क्लॉथ वॉश हो जाता है। क्लियर कि दैट मीन्स आपके पास कभी कभी क्लॉथ को वॉश करने में हमें ज़्यादा सोप की रिक्वायरमेंट पड़ती है और कभी कभी क्लॉथ को वॉश करने में हमें कम सोप से ही आपके पास वो प्रॉपर शाइनिंग देने लगता है। तो डैट इज़ द रीजन कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये किस वजह से हो रहा है। तो यहाँ से आप पढ़ोगे सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, एज वेल एज आप ये पढ़ोगे कि क्या ऐसे सब्सटेंस थे, क्या ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से हमारे पास ये हार्ड वाटर आपके पास फॉर्म हुआ। आफ्टर इट हम ये पढ़ेंगे कि क्या कोई हमारे पास इसके मेथड्स हैं जिससे कि हम इसको अलग कर सकते हैं, क्या केवल बॉइलिंग ही मेथड है या और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हम सारे मेथड्स 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे आपके पास कि जो आपका हार्ड वाटर होता है ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्यों नहीं यूज किया जाता। इंडस्ट्रियल का मतलब कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उसमें हम आपके पास इसको यूज क्यों नहीं करते। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके पास हैवी वाटर, और हैवी वाटर में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चलेगी कि टोटल 2310 नियर अबाउट 2310 इतने लीटर यदि हमारे पास आपका सॉफ्ट वाटर है, ऑर्डिनरी वाटर है, तो उसमें से आपके पास 83 ml हैवी वाटर। तो आप समझ लीजिए कितना लेस अमाउंट हमारे पास और कितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर में। तो सारे डाउट्स आपके आज क्लियर होंगे ऑलमोस्ट, और आपको पूरा डिटेल से पता चलेगा कि क्या होता है लेदर रेडिली फॉर्म करना और लेदर स्लोली फॉर्म करना। सो ये सारा है आपका रोल है किसकी वजह से, सॉफ्टनेस और हार्डनेस की वजह से। प्रॉपर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो आज के टॉपिक्स आप देख सकते हो। पहला टॉपिक हमारे पास होगा डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसमें सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। दूसरे टॉपिक पे हम आएंगे आपके पास तो हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर टुवर्ड्स सोप, कि सोप के टुवर्ड्स उसका बिहेवियर कैसा है। थर्ड नंबर पे हम आएंगे आपके पास तो हम देखेंगे ऑलमोस्ट कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो हार्ड वाटर वो आपका सूटेबल क्यों नहीं है। उसके बाद हम आएंगे आपके पास टाइप्स ऑफ हार्डनेस पे। टाइप्स ऑफ हार्डनेस में हम फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे आपके पास मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस। क्लियर। और लास्ट टॉपिक हमारे पास आ जाएगा हैवी वाटर। क्लियर है, बात समझ में आ रही। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। क्लियर, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। इसको यदि हम आयंस और उसके थ्रू बाद में समझना चाहें तो पहले जो जनरली आपको एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन दिखाई देता है कि यदि हमारे पास हमने वाटर में सोप मिलाई, सोप प्लस वाटर, और यहाँ से आपके पास फॉर्म्स लेदर। लेदर का मतलब समझ रहे होंगे, इसकम का मतलब जो जाग होती है रेडियली। यदि हमारे पास तुरंत फॉर्म कर दिया उसने हमारे पास किसको, लेदर को, तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाटर है हमारे पास ये वाटर नहीं है, फिर ये हमारे पास सॉफ्ट वाटर है। और वहीं पर यदि हमने आपके पास सोप कंबाइन कराई और सोप कंबाइन कराने के बाद यहाँ से फॉर्म्स लेदर स्लोली, तो वही हमारे पास हो जाएगा क्या, हार्ड वाटर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास कि आपके पास यदि इसने तुरंत लेदर फॉर्म कर दिया तो मतलब सॉफ्ट वाटर, और यदि देर में हुआ तो आपके पास हार्ड वाटर। हम पूरा डिटेल में जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है हमारे पास, तो आप देख लीजिए ज़रा। और यदि हम प्रॉपर ऑब्जर्वेशन पे जाएं, प्रॉपर रीजन, तो इसका जो प्रॉपर रीजन होता है हमारे पास किस चीज़ का, हार्डनेस का, वो आपके पास होता है सिंपल सा प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। कि भाई ये जो आयंस होते हैं इनकी वजह से ही हमारे पास वाटर में हार्डनेस आती है, सिर्फ इन्हीं की वजह से। और इसमें भी कुछ पर्टिकुलर इनके सॉल्ट्स होते हैं सिर्फ उनकी वजह से। तो अब हम देख लेते हैं आपके पास बिहेवियर टुवर्ड्स सोप। क्लियर, ये आपका सेकेंड टॉपिक था, बिहेवियर टुवर्ड्स सोप। तो पहले हम आपके पास देखेंगे हार्ड वाटर का क्या बिहेवियर होता है और फिर उसके बाद देखेंगे आपके पास सॉफ्ट वाटर का क्या होता है। तो यदि हम बात करें सोप की, तो सोप आपने पढ़ा होगा। देखिए अब यदि हमारे पास हार्ड वाटर है तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर आपने लिख दिया Ca2+, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आप सोप लिख दो। सोप का फॉर्मूला आपने कोई भी ले लिया, मान लीजिए हमने आपका सोडियम पैलमिटेट ले लिया, तो C15
H31 COO Na। तो यहाँ पे हो गया COO माइनस Na प्लस। तो जब आप रिएक्शन कराओगे यहाँ से, ध्यान समझिएगा, तो जो कैल्शियम आयन है ये सोडियम आयन को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या हो जाएगा 2Na प्लस प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा C15 H31 COO का होल ट्वाइस Ca। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? बात समझ में आ रही है कि ये आपके पास है सोडियम पैलमिटेट का, बहुत सिंपल सा लॉजिक, सोडियम पैलमिटेट है ना। अब यदि बोल दिया जाए सोडियम ओलिएट, तो सोडियम ओलिएट हो जाता है 16 और यहाँ 33, क्या ओलिएट है ना, ये आपका सेम रहेगा। और यदि बोल दिया जाए स्टीरेट तो ये भी सेम रहेगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा 17 और 35, नो प्रॉब्लम। बात समझ में आ रही है कि यदि आपका पैलमिटेट है तो 1531 और यदि आपका ओलिएट है तो 1633 और स्टीरेट है तो 1735। सारे केसेज में यही होगा कि जब हम रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने के बाद जो कैल्शियम आयंस होंगे हार्ड वाटर के या मैग्नीशियम आयंस, वो आकर के जो आपका इसमें कैटायन था उसको डिस्प्लेस कर जाएंगे। और डिस्प्लेस करने के बाद ये जो कंपाउंड मिलेगा ये आपके पास क्या होगा इनसॉल्युबल पीपीटी, इनसॉल्युबल पीपीटी। तो आप देख रहे होगे हमारे पास कि सोप का मैक्सिमम पोर्शन आपके पास पीपीटी फॉर्म कर रहा है, और ये तब तक करता रहेगा जब तक कि सारे के सारे कैल्शियम आयंस आपका पीपीटी फॉर्म ना कर दें। ध्यान समझिएगा, हमने कि सोप मिलाई क्लॉथ में, वाटर में, है ना, क्लॉथ वॉश कर रहे हैं हम आपके पास, तो ये लेदर फॉर्म नहीं करेगा, पहले क्या फॉर्म करेगा पीपीटी फॉर्म करेगा। और पीपीटी तब तक फॉर्म करेगा जब तक उस वाटर के सारे Ca2+ को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोप ना मिल जाए। और जैसे ही उनको एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोप मिल गई, मतलब सारे के सारे Ca2+ इसके साथ कंबाइन हो गए, तो अब हमारे पास वो पीपीटी फॉर्म करके अलग हो जाएंगे और आपके पास Na+ अलग हो जाएगा। फिर अब आपका वहाँ से जो होगा सोप आप जो यूज़ कराओगे, तो अब कैल्शियम आयंस है ही नहीं, तो जब कैल्शियम आयंस है ही नहीं तो यही आपके पास प्रॉपर आपका लेदर फॉर्म करने लगेगा। बात समझ में आ रही है? ये जो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास वो आपके सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो ये लेदर फॉर्म करवाते हैं। लेकिन ये आपके पास पीपीटी फॉर्म में है, तो ये अपने आप को आपके पास पीपीटी में कन्वर्ट करके साइड में हो गया। लॉजिक समझ में आ रहा है? लेकिन यदि हमारे पास सपोज करिए, ये तो आपके पास कंडीशन हो गई किसकी, हार्ड वाटर की, लेकिन यदि हमारे पास सॉफ्ट वाटर है ना, तो सॉफ्ट वाटर में क्या होता है कि ये जो आपके पास हमने लिखा C15H31 COO Na+, तो ये सॉल्युबल होता है हमारे पास। क्लियर है? ये क्या होता है हमारे पास सॉल्युबल होगा। तो ये जैसे ही सोप मॉलिक्यूल वाटर में कंबाइन होगा सोडियम सॉल्ट, तो अब इसमें तो आपके पास Ca2+ और Mg2+ आयंस है ही नहीं, तो ये तुरंत इसमें क्या हो जाएगा सॉल्युबल हो जाएगा। और जब तुरंत सॉल्युबल हो जाएगा तो तुरंत आपके पास क्या कर देगा लेदर फॉर्म कर देगा, तुरंत क्या कर देगा हमारे पास लेदर फॉर्म कर देगा। तो अब ध्यान समझना, इसमें सोप तो खर्च हो रही थी लेकिन लेदर फॉर्म नहीं हो रहा था, डैट मीन्स वॉशिंग स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब वो सोप किस में कंज्यूम हो रही थी, इसके Ca2+ को न्यूट्रलाइज कराने के लिए। बात समझ में आ रही है हमारे पास? लेकिन इसमें जैसे ही सोप मिलाई तुरंत लेदर फॉर्म हुआ, मतलब तुरंत आपके पास वो क्या करेगा क्लॉथ वॉश करना स्टार्ट कर देगा। कहने का मतलब इसमें सोप वेस्ट नहीं होगी, लेकिन इसमें सोप वेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है। लॉजिक समझ में आ गया हमारे पास? क्लियर है? तो अब आपको यदि कोई पूछे कि भाई क्या कॉन्सेप्ट होता है कि वो लेदर पहले फॉर्म करता है, इसमें लेदर पहले फॉर्म नहीं करता है, तो आप उसको एग्जैक्टली बता सकते हो कि भाई इसमें वो लेदर तब तक फॉर्म नहीं करता जब तक कि सारे के सारे Ca2+ या Mg2+ हार्ड वाटर के पीपीटी में कंबाइन ना हो जाए। और जब सारे के सारे कंबाइन हो जाते हैं तब आपका वो लेदर फॉर्म करना स्टार्ट करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपके पास सॉफ्ट वाटर में वो आयंस नहीं होते हैं, तो इसलिए आपके पास वो तुरंत सॉल्युबल हो जाते हैं सोप मॉलिक्यूल्स और तुरंत लेदर फॉर्म कर देते हैं। क्लियर है? डाउट हो गया हमारे पास यहाँ पर सॉल्व? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, अब देख लेते हैं जरा सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक हमारे पास हार्ड वाटर is not suitable for industrial
यूज। अब आपसे बोला जाए कि इंडस्ट्रियल यूज में इसका क्या मतलब होता है, तो आपने देखा होगा कि जो बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर्स है ना, जैसे शुगर मिल हो गई या कोई भी हो गई, तो उसमें क्या किया जाता है, जो शुगर केन का जूस होता है तो उसको हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो क्या सोचते हो आप कि इतना ज़्यादा हीट कहाँ से मिल जाती है उसको, तो इतनी ज़्यादा हीट उसको स्टीम से मिलती है। वाटर को आपके पास इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे प्रोवाइड कराया जाता है कि उससे इतना फास्ट मूविंग आपके पार्टिकल्स निकलते हैं स्टीम के, कि वही हीट आपके पास फर्दर यूटिलाइज कराई जाती है। तो मतलब समझ में आ गया आपके पास कि इंडस्ट्रियल का मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जब हमें किसी चीज़ को हीट कराना होता है, सब्सटेंस को हीट कराना होता है, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, स्टीम का। और स्टीम के लिए हमें वाटर चाहिए होगा, है ना, क्योंकि स्टीम का मतलब क्या, वाटर वेपर, तो वाटर की वजह से ही होगी। तो बोला गया है कि वहाँ पर सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं, हार्ड वाटर यूज क्यों नहीं कर सकते। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, पूछा गया कई बार कि वाई वी कैन नॉट यूज हार्ड वाटर इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है क्या, कि जो हार्ड वाटर हमारे पास होता है, सीधा सा लॉजिक है, इसमें कैल्शियम आयंस भी होंगे और मैग्नीशियम आयंस भी होंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो जब हम इसको बॉयलर्स में डालेंगे तो होगा क्या हमारे पास, कि जैसे आपके पास CaSO3 SCO3 टू द होल ट्वाइस। अब यहाँ पर समझिएगा हमारे पास ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो जब आपके पास इसको हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज करके क्या फॉर्म कर देगा, कुछ ऐसा, क्या हमारे पास कि CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, कि डेट मीन्स यहाँ से आपके पास फॉर्म हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, और ये होता है हमारे पास इनसॉल्युबल। क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो हार्डनेस ये भी है हमारे पास, CaCO3 टू द होल ट्वाइस क्या है हमारे पास, हार्ड वाटर ही तो है, क्यों, क्योंकि इसमें कैल्शियम है ना। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि भाई हम इस हार्ड वाटर की बात कर रहे हैं, इस हार्ड वाटर को हमने किस में कंबाइन करा दिया है, बॉयलर में। क्लियर है, तो जैसे हीट मिलेगी तो वैसे हमारे पास फॉर्म कर देगा क्या, CaCO3 H2O प्लस CO2। ये क्या होता है, इंसॉल्युबल होता है, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये पार्ट हमारे पास इंसॉल्युबल है, एज वेल एज ये हमारे पास नॉन कंडक्टर होता है, किसका, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। हीट को ये कंडक्ट नहीं कराता। अब आप उस फिगर को ऑब्जर्व करिएगा जो साइड में हमारे पास आ रहा है, उस फिगर में आप देख पा रहे हो कि जो आउटर वाली लेयर है हमारे पास, सबसे बाहर वाली लेयर, वो आपके पास क्या है, बॉयलर ट्यूब है। उसके जो बीच में हमारे पास आपको पिंक कलर की दिख रही है वो सॉलिड क्रस्ट, वो सॉलिड क्रस्ट ही हमारे पास किसकी है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो सॉलिड क्रस्ट हमारे पास उसी की है। उसके बाद आप देख पा रहे होगे हमारे पास, तो अंदर उसके क्या फिल किया गया है, हार्ड वाटर, और उसके अंदर वहां पर देख पा रहे हो लेयर में लिखा हुआ है कि डिपोजिट ऑफ CaCO3, यहाँ पर देख पा रहे हो डिपोजिट ऑफ CaCO3। तो होता क्या है हमारे पास कि जैसे वाटर जो अंदर है हमारे पास, जब उसको हीट किया गया तो वहाँ से आपके पास क्या होगा, स्टीम निकलेगी, और स्टीम तो निकलेगी साथ में आप देखो ना, ये स्टीम निकल रही ना, H2O क्या है, स्टीम की फॉर्म में बाहर आ रही, लेकिन साथ में ये भी आएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, एक लेयर फॉर्म करता जाएगा। तो वो जो स्टीम होगी हमारे पास, अब क्योंकि ये आपके पास ये क्या है, ये सॉलिड है, ये हमारे पास कैसा है, आपके पास एक सॉलिड लेयर फॉर्म करेगा ना हमारे पास। क्लियर है, तो जब ये सॉलिड लेयर हमारे पास फॉर्म करेगा तो जो हीट हमारे पास है, हीट को आपके पास क्या होना पड़ेगा, पास होने के लिए इसके थ्रू मूव करना पड़ेगा। क्लियर, यही तो बात समझ में आ रही है हमारे पास कि इसके थ्रू आपके पास उसको मूव करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिएगा हमारे पास सिचुएशन को, यदि ये कंडक्टर होता हीट का तो आसानी से हीट इससे पास आउट हो जाती, लेकिन क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है तो हीट को पहले इसको हीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका स्टीम बाहर जा पाएगी। तो मतलब समझ रहे हैं आप, तो यहाँ पर स्टीम का कुछ ना कुछ पोर्शन वेस्ट हो गया, कहाँ से निकलने में, जो बॉइलिंग वाटर है डैट मीन्स जो अंदर वाटर था उससे बाहर निकलने में, डैट मीन्स इससे पास आउट होने में, वहाँ पर वेस्ट हो गया कुछ ना कुछ स्टीम का पोर्शन। अब यदि सपोज करो वो पास आउट हो भी गई, क्लियर, तो डैट मीन्स पहले बात तो अमाउंट उसका कम है, यही प्रॉब्लम हो गई। दूसरी चीज़, यदि इन केस हमारे पास ये कहीं से क्रैक हो गया, यदि आपका CaCO3 है, अब सॉलिड पोर्शन है, अब इसके चांसेस तो है नहीं क्योंकि ये हीट तो कंडक्ट करा ही नहीं रहा है, और जब हीट कंडक्ट नहीं करा रहा है तो क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके। बात समझ में आ रही, जो हीट कंडक्ट करा रहा है तो वहाँ से हीट मिली और यहाँ से पास करा दी, लेकिन जो हीट कंडक्ट करा ही नहीं रहा है तो उसको तो ब्रेक होने के बहुत चांसेज हैं। तो डैट इज़ द रीजन कि यदि आपके पास ये जो पिंक वाली लेयर है कहीं गलती से क्रैक हो गई तो जो सारी हीट है वो पूरी की पूरी हीट बॉयलर ट्यूब में आ जाएगी, और जब पूरी की पूरी हीट बॉयलर ट्यूब में आ जाएगी
तो बॉयलर के ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही? कितनी प्रॉब्लम खड़ी कर दी कि मतलब इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि ये आपके पास ये फॉर्म करता है। आप ये समझ लो, कैल्शियम कार्बोनेट यदि ये फॉर्म ना कर रहा होता तो कोई प्रॉब्लम ना होती। ऐसे ही आप जहाँ जहाँ कैल्शियम आप पढ़ोगे वहाँ वहाँ मैग्नीशियम भी लिख सकते हो आप, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है या तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम है या मैग्नीशियम है। तो यहाँ से कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया था तो आप इसकी जगह ले सकते थे क्या, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बात समझ में आ रही है? तो ये फिगर प्रॉपर समझ में आ गया। इस फिगर में हमारे पास सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना था। इसी सॉलिड लेयर को बोलते हैं क्या, स्टोन लाइक। स्टोन लाइक लेयर फॉर्म कर देता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं आपके पास 4th नंबर टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ हार्डनेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन में काफ़ी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। 2 टाइप की हार्डनेस होती है भैया, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। क्लियर? पहली हमारी पास फर्स्ट नंबर हो जाएगी टेम्परेरी हार्डनेस और सेकेंड नंबर पे होती है हमारे पास परमानेंट हार्डनेस। तो पहले तो हम पढ़ लें टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है। तो टेम्परेरी हार्डनेस का बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है कि जब आपके पास रेन होती है तो रेन से क्या मिलता है, वाटर, है ना। क्या मिलता है हमारे पास, वाटर। और एटमॉस्फेयर से कौन सी गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो जब ये कंबाइन होते हैं तो वहाँ से आपके पास एक एसिड फॉर्म का हो जाता है क्या, H2CO3। कोई प्रॉब्लम? अब यही H2CO3 जब आपका पास होता है किसके थ्रू, पास थ्रू रॉक्स। रॉक का मतलब समझ रहे हो कि रॉक में क्या होता है आपके पास, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होते हैं। तो ये इन्हीं के साथ कंबाइन करके आपके पास फॉर्म कर देता है CaSCO3 टू द होल ट्वाइस, और या फिर हमारे पास MgSCO3 टू द होल ट्वाइस। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास कुछ, कि जो रॉक्स होती हैं, जो पहाड़ियाँ होती हैं, उनमें ही तो मिलता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। तो अब जब आपके पास वाटर उससे जाएगा जो एसिड फॉर्म में हो चुका है, तो कुछ ना कुछ पोर्शन तो रिएक्शन करेगा। तो यदि हमारे पास वो रिएक्शन किसके साथ कर गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, तो वहाँ से वो फॉर्म कर देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और दोनों ही क्या हैं, दोनों ही आपके पास वाटर सोलुबल है। क्लियर? कि मतलब हमारे पास ये आसानी से उसमें क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो इसको टेम्परेरी हार्डनेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यदि हमने इसको बॉईल कर दिया तो बॉईल करने पर क्या होगा हमारे पास, बहुत ध्यान से समझना। अब ये भी पढ़ के गए थे कि CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो CaCO3 इनसोल्यूबल PPT की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब सारे के सारे कैल्शियम आयन किस में चले गए, CaCO3 में, और उसको हटा लेंगे तो प्योर वाटर मिल जाएगा, सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही? सॉफ्ट वाटर का मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को हटा दो, सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। अभी नहीं समझ में आया तो इसके मेथड्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ये जो परमानेंट हार्डनेस, सॉरी टेम्परेरी हार्डनेस है, किसकी वजह से होती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है हमारे पास? दूसरा है परमानेंट, परमानेंट हार्डनेस। अब ये परमानेंट हार्डनेस का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सेम वही कंडीशन है, फर्क सिर्फ इतना है हमारे पास कि क्लोराइड्स स्लैश सल्फेट्स सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कि डैट मीन्स जो क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और जब वो इनसॉल्युबल होते हैं हमारे पास तो वो परमानेंट हार्डनेस का ही रीजन बनते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या, वो सॉल्युबल हो गया, और जब सॉल्युबल हो गया तो आपके पास अलग अलग हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। लेकिन यहाँ पर वो कंबाइन होकर के आपके पास क्या होते हैं, एक इनसॉल्युबल फॉर्म हो जाते हैं। और जब इनसॉल्युबल कंडीशन पे हो जाते हैं तो सीधा सा लॉजिक है, हम कह सकते हैं कि वो आपके पास परमानेंट हार्डनेस का रीजन बन गए। ये सेम वही कंडीशन है हमारे सामने, फर्क सिर्फ इतना है हमारे पास कि जहाँ पर हमने लिखा था रॉक्स में, अब रॉक्स में आपके पास किसके थ्रू पास आउट हो रहा था, हमारे पास ये पास आउट हो रहा था आपका कैल्शियम या मैग्नीशियम के थ्रू, यही तो था हमारे पास, कैल्शियम या मैग्नीशियम के थ्रू। लेकिन यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, सीधा सा लॉजिक
कि जो आपके पास H2CO3 होगा वो आपका पास होगा, पास थ्रू यहाँ पर ये कुछ ऐसा, क्या, क्लोराइड या फिर सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, उसके थ्रू आपके पास पास आउट होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास कि डैट मीन्स यदि हमसे कोई बोल दे कि व्हाट इज परमानेंट हार्डनेस, तो सीधा सा लॉजिक है हमारे पास, आप ये कह सकते हो कि जो जब हमारे पास ये जो आपका H2CO3 आया, क्लियर, तो जब ये पास आउट होगा हमारे पास किसके थ्रू, ऐसी रॉक्स के थ्रू जो आपके पास सल्फेट्स या क्लोराइड्स है, किसका, कैल्शियम या मैग्नीशियम का। कि डैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आयंस उसका कंबाइन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर उनके सॉल्ट्स कंबाइन होंगे। जब इनके सॉल्ट्स कंबाइन होंगे तो क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं तो इसलिए जाकर के वो परमानेंट हार्डनेस का रीजन बन जाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही। तो ये था हमारे पास हार्डनेस। अब हम पढ़ लेते हैं आपके पास कि कैसे हम इसको रिमूव करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास रिमूवल ऑफ हार्डनेस। रिमूवल ऑफ हार्डनेस में पहला नंबर हम पढ़ेंगे आपके पास फॉर टेम्पररी हार्डनेस। क्लियर, कि मतलब यदि सपोज करो आपके पास टेम्पररी हार्डनेस हो, दैट मीन जहाँ पर इनसॉल्युबल सब्सटेंस ना फॉर्म हो रहे हो, तो उसके लिए जो पहला मेथड हम पढ़ेंगे आपके पास, कि आप सीधा सा लॉजिक है उसको बॉईल कर दो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बाई बॉइलिंग हार्ड वाटर, कि भाई हम जो हार्ड वाटर उसको हम बॉईल कर दें, जो अभी हम प्रोसेस आपको समझा रहे थे, है ना। तो जब आप बॉईल कर दोगे तो देखना जरा, यहाँ पर CaCO3 टू द होल ट्वाइस, जब आपने उसको क्या कर दिया, बॉईल कर दिया, मतलब आपने हीट कर दिया, ये डेल्टा का साइन बना हुआ। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, CaCO3 ये आपका अलग हो जाएगा PPT फॉर्म में, प्लस CO2 प्लस H2। तो ये आपके पास इनसॉल्युबल है ना, क्या है हमारे पास, इनसॉल्युबल। तो ये कभी आपका उसमें डिजॉल्व भी नहीं होगा, और जब ये कभी डिजॉल्व नहीं होगा तो इसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। PPT है ना, तो PPT को तो फिल्टर पेपर के थ्रू हटाया जा सकता है आसानी से। तो यहाँ से हमारे पास आपको सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा, सीधा सा लॉजिक। कोई प्रॉब्लम हमारे पास, बात समझ में आ रही है कि टेम्पररी हार्डनेस है, सीधा सा लॉजिक, आप वाटर को बॉईल कर दो, बॉईल करने के बाद आपको एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलेगा, दैट इज PPT मिलेगा, वो आपके पास फर्दर सेपरेट आउट कर दिया जाएगा, और सेपरेट आउट करने के बाद आपको सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। यहाँ पर मैग्नीशियम भी हो सकता था। सेकेंड नंबर हमारे पास मेथड होता है, उसको बोलते हैं हम क्लार्क्स मेथड, CLARK पोस्ट ऑफ एस, क्लार्क्स प्रोसेस। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, एडिशन ऑफ स्लेक्ड लाइन, SLAKED, स्लेक्ड लाइन। क्लियर, कि आप क्या ऐड करा दो, हमारे पास स्लेक्ड लाइन ऐड करा दो। अब स्लेक्ड लाइन सीधा सा लॉजिक हमारे पास, आप देख लो कि जैसे हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, अब हमने इसमें ऐड करा दिया क्या, CaOH टू द होल ट्वाइस। तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, CaCO3 प्लस H2। क्लियर है, यदि उसको हम बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। बाकी तो आपके पास ऑलमोस्ट आप देख ही सकते हो कि भाई यहाँ से आपके पास ये अब कैल्शियम बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 6 है, वहाँ पर 8 है, और 6 2, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, बैलेंस होगी। यहाँ पर भी वही कंडीशन, मतलब ओवरऑल आप समझ लो जरा, फॉर्मेशन किसका करा रहे हो, कार्बोनेट का। जैसे ही आपको ये मिल गया, आपको यहाँ से साफ साफ दिख गया कि भाई ये आपका इनसॉल्युबल है, और जब ये इनसॉल्युबल है तो इसी को हम सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा हमको सिर्फ और सिर्फ आपका सॉफ्ट वाटर। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दो, कितना ईजी है ना सब कुछ। बात समझ में आ रही है कि क्या किया आपने, उसमें स्लेक्ड लाइम मिला दिया। अब स्लेक्ड लाइम कह दो, या उसको आप कह दो लाइम वाटर कह दो, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह दो, बात तो तीनों केस में सेम है। तो जैसे ही आप मिलाओगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ, वो फॉर्म कर देगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपके पास वाटर। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इनसॉल्युबल है, इसको आप सेपरेट आउट कर लोगे, और जब सेपरेट कर लोगे PPT होता ही है आपके पास ये, तो बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ H2O, आपको मिल गया सॉफ्ट वाटर। कितना ईजी था हमारे पास। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस के लिए,
टेम्पररी हार्डनेस का मतलब आपको हमने बता दिया कि वहाँ पर आपके पास जो सॉल्ट है जो प्रेजेंट है वाटर में, देखो टेम्पररी हो या परमानेंट हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस तो दोनों में होंगे, बात समझ में आ रही। लेकिन यदि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो वो टेम्पररी हार्डनेस है, क्योंकि आसानी से वो सोलूबल हो जाता है, क्लियर है। लेकिन यदि आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है या कैल्शियम सल्फेट है तो वो आपके पास आसानी से सोलूबल नहीं होते हैं, डैट इज इनसोलूबल होते हैं, तो इसलिए आपके पास वो आपका परमानेंट हार्डनेस हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। तो अब हम पढ़ लेते हैं आपके पास टेम्पररी हार्डनेस के रिमूव करने के जो मेथड्स हैं हमारे पास, क्लियर है। तो हम ये बता रहे थे आपके पास कि जो दोनों मेथड्स हैं ये टेम्पररी हार्डनेस के लिए, और ये परमानेंट हार्डनेस में यूज नहीं किया जा सकते। यदि हमें परमानेंट हार्डनेस रिमूव करानी तो ये मेथड्स यूज नहीं किया जा सकते। लेकिन जितने भी मेथड्स परमानेंट हार्डनेस रिमूव कराने के होंगे उन सब से हम टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करा सकते हैं। बात समझ में आ रही, टेम्पररी का मतलब समझ रहे हो, आसान है रिमूव कराना। तो जब परमानेंट को रिमूव करा दिया तो उससे टेम्पररी तो ऑब्वियस सी बात रिमूव करा दोगे, क्लियर है। बी नंबर देख लेते हैं, फॉर परमानेंट हार्डनेस, क्लियर। कि अब हम आपके पास रिमूव कराएंगे किसको, परमानेंट हार्डनेस को। यहां पर आप देख लो, पहला बाय एडिंग वॉशिंग सोडा, क्लियर। अब वॉशिंग सोडा आपको पता है सोडियम कार्बोनेट, हालांकि होता तो 10H2O भी है, लेकिन केवल हम इतना ही ऐड लेंगे। इसको आप सोडा ऐसे भी बोल सकते थे, या वॉशिंग सोडा, हाँ ऑलमोस्ट सोडा ऐसे भी बोल दो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि है तो वही है ना हमारे पास Na2CO3। बात समझ में आ रही है। तो ये जो Na2CO3 है अब हमारे पास ये कंबाइन हो जाएगा। तो अब देखिएगा, या तो हमारे पास उसमें हम कोई सल्फेट ले लें, और या फिर हमारे पास उसमें कोई हम ऑलमोस्ट Na2SO4, तो या तो सल्फेट ले लो या तो क्लोराइड ले लो। बात समझ में आ रही है। या तो कैल्शियम सल्फेट ले लो तो भी आपके पास वो किसका रीजन है, परमानेंट हार्डनेस का, या फिर कैल्शियम क्लोराइड ले लो तो भी परमानेंट हार्डनेस, मैग्नीशियम सल्फेट ले लो या मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, परमानेंट हार्डनेस। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप साफ साफ देख पा रहे हो कि इस रिएक्शन पे यदि हम आपके पास देखें, सॉरी Na2SO4 नहीं Na2CO3 है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से Ca जाकर किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CaCO3, और Na2 आपके पास कंबाइन हो जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, Na2SO4। तो अब फिर से वही लॉजिक हमारे पास कि फिर से आपको मिल गया क्या, इनसॉल्युबल, और फिर से इनसॉल्युबल हो गया, फिर से आप इसको क्या कर लोगे, सेपरेट कर लोगे, और जब सेपरेट कर लोगे तो आपको वहां से मिल जाएगा सॉल्ट, कौन सा, Na2SO4। और जो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं हमने पढ़ा हुआ है कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, चाहे वो सल्फेट का हो चाहे क्लोराइड का हो, कॉमन सॉल्ट तो पढ़ा ही है आपने, तुरंत जाके मिल जाता है ना, पानी नमकीन हो जाता है। तो चाहे वो आपके पास क्लोराइड सॉल्ट हो चाहे आपके पास सल्फेट सॉल्ट हो, सोडियम सॉल्ट हो, तुरंत आपके पास सॉल्युबल होते हैं, तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। दैट मीन्स देखो ध्यान समझो, यदि हार्ड वाटर था है ना, तो उसमें ये प्रेजेंट था, तो मतलब परमानेंट हार्डनेस है। बात समझ में आ रही है। अब ये मत सोचो कि उधर वाटर नहीं मिल रहा है हमको, हम क्या कह रहे हैं आपके पास कि हमने जो हार्ड वाटर है परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से, सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम स्लैश मैग्नीशियम या फिर क्लोराइड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम स्लैश मैग्नीशियम। तो ये हमने कहाँ से मिला है, हमको हार्ड वाटर से ही मिला है। अब हमने उसमें क्या कंबाइन कराना है, वॉशिंग सोडा को, Na2CO3, दैट इज आप कह सकते हो सोडा है इसको। जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको ये मिल जाएगा, और जैसे ये मिला तो आपके पास ये इनसॉल्युबल पीपीटी है, इसको तुरंत आप हटा दोगे तो फिर आपके पास वाटर में सिर्फ और सिर्फ सोडियम सल्फेट मिलेगा, और जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, और दैट इज रीजन आप उसको ऑब्टेन कर सकते हो। क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो इसीलिए बहुत अच्छा वर्ड यूज किया जाता है, हार्मलेस सोडियम सॉल्ट। हार्मलेस का मतलब कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही। तो ये पहला मेथड था हमारे पास कि जहां पर हमने पढ़ा कि सीधा सा लॉजिक है, हम रिएक्शन करा दें, और रिएक्शन करा देंगे तो वहां से आपके पास ऑलमोस्ट हमें CaCO3 अलग हो जाएगा, और जो Na2SO4 है वो आपके पास अलग हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास। सेकेंड नंबर पे आते हैं कैलगन्स प्रोसेस, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, कैलगन्स प्रोसेस। क्लियर। अब इस कैलगन्स प्रोसेस को समझिएगा कि एक हमारे पास ऑलमोस्ट इससे बोला जाए आपका ट्रेड नेम क्या होता है, कौन सा नेम, ट्रेड नेम। ट्रेड नेम, तो यदि हम आपसे बोलें कि ट्रेड नेम NaCl का क्या है,
तो ये हो जाएगा आपके पास कॉमन सॉल्ट। क्या? कॉमन सॉल्ट। तो मतलब ट्रेड नेम का मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि ऑफिशियल नेम होता है जिसके थ्रू आप उसको जानते हो, है ना? बात समझ में आ रही है? ऑफिशियल नेम। तो ऐसे ही आपके पास जो कैलगन है, कैलगन आपके पास एक ट्रेड नेम है। क्या है? ट्रेड नेम है हमारे पास, ट्रेड नेम ऑफ सॉल्ट सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट। क्लियर? ये इसका हमारे पास एक ट्रेड नेम है। क्या? जो कैलगन है। अच्छा, अब इसी सॉल्ट का यूज करते हुए हमारे पास इस प्रोसेस को प्रोसीड आउट कराया जाएगा। तो जब इसी का यूज करते हुए प्रोसीड आउट कराया जाएगा तो सीधा सा लॉजिक है, हम कह देंगे आपके पास की प्रोसेस कौन सी हो गई? कैलगन्स प्रोसेस हो गई। तो एक्चुअल में होता क्या है हमारे पास? ये होता है कुछ ऐसा, ध्यान समझिएगा। Na PO3 टू द होल 6, सॉरी 6 होता है, तो यहाँ पर आपके पास हेक्सा आएगा, हेक्सा मेटा सोडियम फॉस्फेट, है ना? सोडियम मेटा फॉस्फेट या हेक्सा भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, या तो हेक्सा मेटा सोडियम फॉस्फेट कर दो, है ना? और या फिर हमारे पास हेक्सा सोडियम मेटा फॉस्फेट। मतलब ओवरऑल आपके पास कंडीशन वही है, सिंपल सा आपको यही समझना है कि क्या हमारे पास हो रहा है ना? आप ये समझ लो कि यहाँ पर हमने हेक्सा लगा दिया, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। आप समझो, सोडियम फिर उसके बाद हेक्सा फिर मेटा फॉस्फेट। क्लियर है? जब ऐसे ही हम इसको वाटर में कंबाइन कराएंगे तो ये आयनाइज हो जाता है। वाटर में कंबाइन कराने पर आयनाइज कैसे हो सकता है? पहले तो आप देख लो कि इसको हम लिख क्या सकते हैं। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, Na6P6O18। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखो, Na6P6O18 यदि हमने आपके पास इसको वाटर में कंबाइन करा दिया तो हमारे पास हमको आयंस मिल जाएंगे। और क्या आयंस मिलेंगे? 2 सोडियम अलग हो जाएंगे और बाकी भी आपके पास अलग हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा Na4P6O18 और इस पूरे पे चार्ज कितना आ जाएगा? 2- का, क्योंकि आप देखो ना, इस पे आ गया 2+ का, तो उस ओवरऑल आले पे कितना आ जाएगा आपके पास? 2- का आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो आप। हम क्या कह रहे हैं आपके पास? हम कह रहे हैं कि आपके पास वाटर है और उस वाटर में आपने ऐड करा दिया। किसको ऐड करा दिया? ये जो आपके पास कैलगन सॉल्ट आपके पास दिया गया था। अब जब आप इसको ऐड कराओगे तो पहले तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ये आपका टोटल फॉर्मूला होता क्या है। तो जब इसका 6 टाइम्स करोगे तो आपके पास सोडियम 6, फॉस्फोरस 6, ऑक्सीजन 18। क्लियर है? वाटर में जब कंबाइन होगा तो ये आयनाइज होगा। पूरे के पूरे सोडियम आयंस आयनाइज नहीं होंगे, 2 आपके अलग हो जाएंगे और 4 आपके अलग हो जाएंगे। यहाँ से जाकर के वो आयनाइज हो गया। अब आयनाइज होने के बाद आप क्या देखोगे सिचुएशन को हमारे पास, कि उसी में आपके पास कौन सा सॉल्ट है? या तो कैल्शियम सल्फेट होगा या तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर है। तो अब यही आयन उसके साथ रिएक्शन करेगा। कहने का मतलब कि जो Ca2+ है वो अब जाकर के रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ? Na4P6O18 2- के साथ। क्लियर है? तो अब जब ये कैल्शियम जो आपके पास था 2+, ये जाकर के इसके साथ रिएक्शन करेगा तो होगा क्या? यहाँ से फिर से 2 सोडियम अलग हो जाएंगे। 2 सोडियम आपके पास अलग हो गए, है ना? अब 2 सोडियम क्यों अलग हो गए? उसके पीछे भी रीजन था, अभी आपको बता रहे हैं क्यों। प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? Ca, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? Na2P6O18। ये आपके पास पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया। बात समझ में आ रही है हमारे पास? हुआ क्या यहाँ पर कि 2Na+ आपके पास अलग आ गए। वहाँ से आपके पास जो बचा सोडियम में, वो सीधा सा लॉजिक है, हमारे पास 2 सोडियम बचे। तो वहाँ से जो 2 सोडियम थे वो आपका कंबाइन हो गया किसके साथ? कैल्शियम के साथ, Ca2+ के साथ। और जब Ca2+ के साथ कंबाइन हो गए तो आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। तो ध्यान समझना, ये आपके पास होता है कैसा? इनसॉल्युबल, है ना? कि क्या हो गया हमारे पास? इनसॉल्युबल। सेम कंडीशन जैसे हम यहाँ पर CaCO3 को क्या कर रहे थे? सेपरेट कर रहे थे, वैसे इसको भी सेपरेट कर लेंगे। तो आपके पास वाटर में क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ Na+, और Na+ तो आपका सॉल्युबल होता है। कुछ समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट लग रहा है? डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। देखो, डिफिकल्ट लग गया तो सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो गई। आपको हम बहुत डिटेल से समझा रहे हैं, फिर से समझ लो। कैलगन प्रोसेस एक ट्रेड नेम है हमारे पास, कैलगन एक सॉल्ट का जिसका नाम है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। फॉर्मूला ये होता है, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये होता है। वाटर में आपके पास जब जाएगा ये तो आयनाइज हो जाएगा। तो जो वाटर का हार्डनेस का रीजन है कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो आकर के इसके साथ कॉम्प्लेक्स के साथ कंबाइन करेगा और जाकर के ये रिएक्शन फॉर्म कर देगा।
और जो कि इंसॉल्युबल होता है सब्सटेंस, तो वाटर आपके पास इसको सेपरेट कर लिया जाएगा, Na+ आपका बच जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास ये सेकेंड मेथड खत्म हो गया। थर्ड पे आते हैं। देखिए इजी है सब, लेकिन समस्या ये है केवल कि हमें फोकस आउट करना है ना। अब चीज़ों को समझो आप, यदि आप इनको नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत तो होगी, और इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप ना समझ पाओ उसको, बहुत ईजी है। थर्ड नंबर देखिएगा हमारे पास, थर्ड नंबर मेथड, थर्ड नंबर है बाई आयन एक्सचेंज। क्या हमारे पास, बाई आयन एक्सचेंज, इसी को बोलते हैं हमारे पास बाई आयन एक्सचेंज प्रोसेस यूजिंग जियोलाइट। बोलो सर ये जियो का कौन सा फ़ोन आ गया? खैर जियो का कोई फ़ोन नहीं आया है। इसी को बोलते हैं क्या, परम्यूटेड प्रोसेस। क्लियर, कौन सी प्रोसेस हमारे पास, परम्यूटेड प्रोसेस। नाम से भी आपके पास काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको, इस चीज़ को याद रखना है कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ से जो आप नाम देख पा रहे हो, इसी से हम आपको बताएं तो जो परम्यूटेड होता है, परम्यूटेड, ये आपके पास वन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम होता है हमारे पास क्या, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्लियर, फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो NaAlSiO4, सिलिकेट होता है SiO4। क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास। आप अलग अलग करना चाहोगे तो आप इसको देख भी सकते हो, अलग अलग करोगे तो Na+ और AlSiO4-। क्लियर, पार्टिकुलर आप थोड़ा सा जानना चाहो तो आप 12th का टॉपिक है, लेकिन समझ जाओ। सिलिकेट पे चार्ज होता है 4- का, आप देख सकते हो 4- होता है, और इस पे एल्यूमिनियम पे +3 होता है, तभी तो ओवरऑल आया -1, है ना। और इस पे आपके पास सोडियम पे कितना हो गया, +1। तो अब होगा क्या हमारे पास कि ये जो आपके पास इसमें कैटायन मिला है ना, तो जब हम ये कंबाइन कराएंगे किसी कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट के थ्रू, जो आपका क्लोराइड या सल्फेट है, तो वो जो कैल्शियम होगा हमारे पास, वो आकर के इस सोडियम को हमारे पास क्या कर देगा, उससे डिस्प्लेस कर देगा। आप देख लो जरा यहाँ पर कि जैसे हमने रिएक्शन करा दी CaCl2 के साथ, किसकी करा दी रिएक्शन हमने CaCl2 के साथ, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट की। क्लियर है, इसकी हमने आपके पास उसके साथ रिएक्शन करा दी। अब जब हमने रिएक्शन करा दी तो आप देखना जरा, ये जो Ca है वो किसको डिस्प्लेस कर देगा, Na को। तो यहाँ से जो कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CaAlSiO4 पूरे का होल ट्वाइस प्लस ये जो Na इसके साथ कंबाइन हो गया, तो क्या हो जाएगा 2NaCl। कोई प्रॉब्लम तो बता दो यहाँ पर, ये बैलेंस होगी हमारे पास। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो हुआ क्या यहाँ पर कि ये जो आपके पास होता है ये आपका इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है हमारे पास, इनसॉल्युबल। और जैसे ही ये इनसॉल्युबल होता है पीपीटी की फॉर्म में, तो इसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। तो जब सेपरेट आउट कर लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, कॉमन सॉल्ट। बात समझ में आ रही है। तो मतलब उसके हार्डनेस हमारी रिमूव हो गई। तो हार्डनेस रिमूव कराने का मतलब ये है कि आप उससे कैल्शियम हटा दो या मैग्नीशियम आयन हटा दो। परमानेंट हार्डनेस का रीजन क्या है, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है। तो यहाँ से हुआ क्या कि जो ये परम्यूटेड था, परम्यूटेड का मतलब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स था आपके पास सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, इसी को बोलते हैं आपके पास क्या, जियोलाइट्स। तो यहाँ से हुआ क्या कि जो ये आयंस था वो आकर के इसको डिस्प्लेस कर गया। अब आप ये सोचो कि हम हर जगह कैल्शियम यूज कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ही होगा। सीधा सा लॉजिक है, कैल्शियम पे भी 2+, मैग्नीशियम पे भी 2+, तो भैया हार्ड वाटर में MgCl2 भी हो सकता है। MgCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जहाँ जहाँ Ca है वहाँ वहाँ Mg हो जाएगा। और जो Ca के होते हैं कंपाउंड्स वो भी इनसॉल्युबल, और जो Mg के होते हैं वो भी इनसॉल्युबल। क्लियर है। तो दोनों में प्रोसेस सेम है, सब में सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। क्लियर है, बात समझ में आ गई हमारे पास। तो ये था हमारे पास क्या, परम्यूटेड प्रोसेस, जिसके थ्रू हम आपके पास उसको रिमूव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके पास लास्ट प्रोसेस पे। लास्ट प्रोसेस 4th नंबर, बाई रेजेंस। बाई रेजेंस। अब ये रेजेंस आपके पास एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास कि जो एसिड रेजेंस होते हैं और जो बेसिक रेजेंस होते हैं हमारे पास वो क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा हमारे पास 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, 2 टाइप्स।
पहला हमारे पास होता है एसिड रेजिन और दूसरा होता है हमारे पास बेसिक रेजिन। क्लियर, बात समझ में आ रही? SiGn, सॉरी ये आपका ReSiGn है ना। तो एसिड रेजिन में क्या होता है हमारे पास, एक ग्रुप होता है कौन सा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। याद रखिएगा इस ग्रुप को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप, है ना। और ये जो हमारे पास होता है बेसिक रेजिन, इसमें जो आपके पास एक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम क्या, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बोला जाए कि हमारे पास होता क्या है ये, तो ये होता है आपके पास, देखिए सब्स्टिट्यूट का मतलब डैश लगा हुआ है, NH3+ और OH-, है ना। यदि हम इस पर कोई एक आपका कंपाउंड कंबाइन करा दें, सपोज हमने एल्काइल ग्रुप कंबाइन करा दिया, तो ये हो जाता है आपके पास RSO3H, और यहाँ से यदि हम आपके पास देखें तो क्या हो जाएगा RNH3OH। अब R का मतलब तो समझ रहे हो ना, ये भी बताना पड़ेगा। R होता है एल्काइल, है ना, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+1, 10th में पढ़ा है हमने। एल्केन का क्या होता है CnH2n+2, तो एक हाइड्रोजन उससे कम हो जाता है, और जब एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो एक बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, तो एक बॉन्ड कौन फॉर्म कर जाएगा, SO3H। क्लियर है, बात समझ में आ रही? तो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको डिटेल में, ऐसा नहीं कुछ छोड़ दें। तो दो टाइप के आपके पास रेजिन्स होते हैं, एक होता है हमारे पास एसिड रेजिन्स और एक होता है बेसिक रेजिन्स। और ये आपका ReSiNs है ना, ReSiNs रेजिन्स, ReSiNs, ओके। तो दो टाइप के हमारे पास रेजिन्स होते हैं, एक हो गया हमारे पास एसिड रेजिन्स और दूसरा हमारे पास हो गया बेसिक रेजिन्स। जो एसिड रेजिन्स होते हैं उसमें आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है, और जो बेसिक रेजिन्स होते हैं उनमें हमारे पास ऑलमोस्ट NH3+ और OH- ग्रुप होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि यदि आप इसको अलग अलग करो, तो अभी हम देख सकते हैं इसको कि हम इसको माइनस लिख सकते हैं, इसको प्लस लिख सकते हैं। तो अब ये क्या होता है, ये प्रोसेस पूरी तरीके से कंबाइन होकर के काम करता है, पूरी तरीके से कंबाइन होकर के काम करता है। कैसे काम करता है, ध्यान समझना। होता क्या है कि जब आपके पास ये जो SO3H है, जब ये कंबाइन होगा हमारे पास किसके साथ, किसी ऑलमोस्ट हार्ड वाटर के साथ, तो हार्ड वाटर के साथ जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास, ध्यान से देख लो, जैसे हमने ले लिया RSO3H और हमने हार्ड वाटर के साथ कंबाइन करा दिया, तो अब ये जो Ca2+ है किसको डिस्प्लेस करेगा, ऑब्वियस सी बात है H+ को डिस्प्लेस करेगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा RSO3 इस पूरे का होल ट्वाइस Ca+2H+। यहाँ पर आप 2 टाइम्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो आप। कि मतलब जो एसिड रेजिन्स होते हैं वो आपके पास किसको डिस्प्लेस करते हैं, हमारे पास एसिड रेजिन्स जो होते हैं हमारे पास, उसका जो H+ है वो कौन आकर के डिस्प्लेस करता है, बेस का केटायन। याद रखिएगा बेस, जो हमारे पास ये Ca2+, Mg2+, ये क्या करते हैं, बेस फॉर्म होते हैं ना, तो इसलिए इनको हम बोल देते हैं क्या, बेस एक्सचेंज रेजिन्स। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, इन्हीं को हम बोल देते हैं क्या, बेस एक्सचेंज रेजिन। कि दैट मीन्स जो एसिड रेजिन्स होते हैं वही होते हैं क्या, बेस एक्सचेंज रेजिन, है ना। क्यों बोल रहे हैं इनको बेस एक्सचेंज रेजिन, क्योंकि जो एसिड का H+ था वो आकर के आपके पास इसके बेस क्या कर जाएंगे, उसको डिस्प्लेस कर जाएंगे। ऐसे यदि हम आपके पास रिएक्शन कराना चाहें सेकंड वाले पोर्शन में, तो बहुत सिंपल सा है हमारे पास, क्या कि RNH3OH। अब ध्यान समझना कि पूरा एक सॉल्ट है, उस पूरे सॉल्ट के साथ ही दोनों एक साथ कंबाइन कराए जाते हैं, दोनों। तो अब जब दोनों एक साथ हार्ड वाटर में डाल दिए गए, तो जो केटायन होगा वो आकर के इसको डिस्प्लेस कर जाएगा, और जो एनायन होगा वो हाइड्रोक्साइड को आकर के डिस्प्लेस कर जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो दोनों एक साथ वर्क करते हैं हमारे पास। तो क्या होगा हमारे पास कि उसी वाटर में, जैसे सपोज करिए 2Cl- था, मतलब CaCl2 था हार्ड वाटर में, तो हमने दोनों आपके पास एसिड रेजिन और बेस रेजिन कंबाइन करा दिए। तो जो बेस रेजिन होगा उसमें Cl- आकर के इसको डिस्प्लेस कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास RNH3Cl+। अब समझिएगा RNH3Cl और साइड में क्या आ जाएगा हमारे पास OH- या सिंगल OH-, है ना। तो क्योंकि हमारे पास यहां से बेस डिस्प्लेस किया जा रहा है, इसलिए उसको बोल देते हैं क्या, एसिड एक्सचेंज रेजिन। क्लियर, बात समझ में आ रही। तो ये थे क्या आपके पास बेस एक्सचेंज रेजिन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, याद रखिएगा इसको। और ये क्या हो गया हमारे पास
एसिड एक्सचेंज रीजन। ये जो हमारे पास है ये क्या है, एसिड रीजन। ये जो हमारे पास है ये क्या है आपके पास, बेस रीजन। इसमें जो आपके पास ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। और इसमें कौन सा ग्रुप होता है हमारे पास, सल्फाइड ग्रुप। क्लियर है। ये हमारे पास आपके पास पूरा हो गया जो आपका RSO3H है, और ये हमारे पास पूरा हो गया आपके पास जो बेसिक रेजिन है। ये दो हमारे पास रिएक्शन हो गई। तो आप दोनों रिएक्शंस में देख पा रहे होगे हमारे पास कि एक केस में आपके पास वो डिस्प्लेस कर रहा है और दूसरे केस में आपका वो डिस्प्लेस कर रहा है। अब आप इसका फिगर ऑब्जर्व कर लो, इस फिगर के बाद आपको फील आ जाएगा एक्चुअल में ये डीमिनरलाइज्ड वाटर होता क्या है, डीआयनाइज्ड वाटर होता क्या है। डीआयनाइज्ड वाटर का मतलब यही होता है कि उससे, अब देखो इन सारी प्रोसेस में आप क्या कर रहे थे, इस प्रोसेस से पहले वाली प्रोसेस में आप Ca2+ को रिमूव करा रहे थे और आप कह रहे थे कि वाटर हमारा सॉफ्ट हो गया, लेकिन जो उसका एनायन था वो भी तो उसमें था। लेकिन जो मैक्सिमम हार्डनेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपका किसकी वजह से होती है, यस, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस की वजह से। तो वो हट गए तो वाटर आपका प्योर हो गया। लेकिन यदि बोला डीआयनाइज्ड वाटर, डीआयनाइज्ड का मतलब सारे के सारे आयंस उससे हटा दिया आपने जो हार्डनेस क्रिएट कर रहे थे। मतलब कैल्शियम तो हटाया ही हटाया और साथ में जो उसके साथ क्लोरीन है वो भी हटा दिया या SO4 भी हटा दिया। तो अब इस फिगर को ऑब्जर्व करिए हमारे पास बहुत ध्यान से। आप देखिए जरा इस फिगर में दो आपके पास कंटेनर बने हुए हैं और पहले आपके पास लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर रीजनरेटिंग एसिड रेजिन। क्लियर, कि मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरे वाले में स्ट्रॉन्ग बेस है। अब पहले वाले में देखिएगा जो आपके पास है एसिड रेजिन भरा हुआ है और सेकंड वाले में आपका बेसिक रेजिन। अब समझिएगा यहाँ से आपके पास हार्ड वाटर गया इस पे। अब जब यहाँ से उसमें हार्ड वाटर गया तो सबसे पहले कौन मिला उसको, एसिड रेजिन। अब एसिड रेजिन क्या करेगा, एसिड रेजिन आपके पास उसका केटायन अपने साथ कंबाइन करा देगा। कहने का मतलब कि जो एसिड रेजिन वाला कंटेनर है उसमें सिर्फ और सिर्फ H+ आयन बचेंगे, H+ आयन, क्योंकि जो केटायन है वो तो इसके साथ कंबाइन हो गए। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो केटायन तो इसने अपने साथ कंबाइन करा ली लेकिन सॉल्यूशन में बच गया H+। अब जब आपके पास आप देख रहे होगे उसमें क्या लिखा, वाटर फ्री फ्रॉम केटायंस, की जो केटायंस थे उसमें हार्ड वाटर के वो आपके रिमूव करा दिए गए। अब वही आपके पास सेकंड कंटेनर पे जा रहा है तो सेकंड कंटेनर पे आप देख पा रहे होगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास। ये क्या कर रहा है आपके पास, बेसिक रेजिन है इसमें। तो जब आपके पास इसमें गया तो हमने क्या पढ़ा कि जो बेसिक रेजिन होता है वो एनायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा लेगा। तो दैट मीन्स दूसरे कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ OH- मिलेगा। आप बोलो कि सर इसको रिएक्शन को बैलेंस करा लो, तो बैलेंस करा लो भाई, बैलेंस करा लो ऐसे कि भाई आपके पास देखो 2Cl- है, 2Cl-, फिर उसके बाद यहाँ से आपके पास NH3OH, फिर यहाँ से आप 2 करोगे तो ये तो पूरा कन्वर्ट होता चला जाएगा आपके पास CaCl2, 2Cl-, NH3OH, NH3Cl। ओके, यहाँ पर एक था सिंगल और यहाँ पर आपने 2 करा दिया तो ये तो फिर पूरे में 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल बात वही है, इसके साथ कंबाइन कराओ Cl- के साथ। तो यहाँ से Cl- इसको डिस्प्लेस कर गया। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे पास, बात समझ में आ रही। तो सेकंड वाले फिगर में आप क्या देख पा रहे हो हमारे पास कि बहुत सिंपल सी कंडीशन हो रही है। तो उसमें ओवरऑल हमारे पास यही हुआ कि जो Cl- है वो जा करके आपका इसके साथ अटैच हो जाएगा, मतलब बचेगा OH-। तो आप समझो जो वाटर था वो Ca2+ से भी अलग कर दिया गया और Cl- से भी अलग कर दिया गया। मतलब लास्ट में आप फिगर के देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, जो उधर से मिल रहा है आपके पास, डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल केटायंस एंड एनायंस। तो यही था हमारे पास प्रोसेस और ये प्रोसेस आपके पास बेस्ट प्रोसेस है। ये प्रोसेस बेस्ट इस वजह से है हमारे पास क्योंकि इसमें क्या होगा हमारे पास कि सारा का सारा केटायन, अभी तक क्या हो रहा था, सारी प्रोसेस में केटायन रिमूव हो रहा था। केटायन की हमने क्या किया, एक आपका इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, उसको PPT की फॉर्म में तैयार करके हमने हटा दिया। तो कैल्शियम आयन चले गए, हार्डनेस आपके पास रिमूव हो गई। लेकिन इस प्रोसेस में जो उसके सॉल्ट थे हमारे पास, दैट मीन्स उसका जो एनायन था वो भी रिमूव कराया जाता है और दैट इज अगेन दिस प्रोसेस इज बेस्ट वन। सो अब आते हैं आपके पास लास्ट टॉपिक पे एंड दैट इज हैवी वाटर। देखिएगा हमारे पास हैवी वाटर। अब यदि बोला जाए कि हैवी वाटर हमारे पास इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो बड़ा सिंपल सा है हमारे पास। इसका जनरल फार्मूला हो जाता है हमारे पास D2O। क्लियर। और जो इसकी डिस्कवरी करी थी हमारे पास वो किसने करी थी, वो करी थी यूरे ने। कब करी थी, 1932 में। क्लियर, बात समझ में आ रही कि 1932 में जो यूरे थे उसने डिस्कवरी करी थी और उसने बोला था कि 1 पार्ट हमारे पास नियर अबाउट होता है इसका इन 7000
पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, कि मतलब जो ऑर्डिनरी वाटर होता है उसके 7000 पार्ट्स में से आप समझ लो कि करीब एक पार्ट आपके पास हमारे पास होता है किसका, ऑर्डिनरी वाटर का। अभी हम पढ़ेंगे आपके पास कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीटर में आपके पास उसमें कितना लेस अमाउंट होता है इसका, आप समझ लो, इमेजिन करो आप। और भी क्यों होता है आपके पास उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो दैट मीन्स आपके पास जो D2O होता है ये आपके पास आइसोटोप होता है हमारे पास किसका, हाइड्रोजन का। शायद आपको याद हो कि 1H1, 1H2, 1H3, तो 1H1 तो आपका ऑर्डिनरी वाटर के लिए यूज हो जाता है, हाइड्रोजन है ना। 1H2 क्या हो जाता है, ड्यूटेरियम D, और 1H3 क्या होता है, ट्राइटियम T। तो जो आपका ट्राइटियम होता है वो सिर्फ रेडियो एक्टिव है, लेकिन उसके अलावा जो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम है वो आपके पास नॉन रेडियो एक्टिव है। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। तो दैट मीन्स ये आपके पास इसका थोड़ा सा बेसिक था हमारे पास कि दैट मीन्स कैसे मिला, किसने डिस्कवरी करी, कब करी, क्या फॉर्मूला होता है और क्या उसका कंपोजिशन होता है हमारे पास इन ऑर्डिनरी वाटर। ऐसा इसलिए बताया हमने क्योंकि इसका जो सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑर्डिनरी वाटर, इसलिए हमने आपको बताया कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है। अब आ जाते हैं हमारे पास इसकी प्रिपरेशन में। इसकी प्रिपरेशन होती कैसे, आप देख लीजिएगा जरा यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक क्या लिखा हुआ है। हैवी वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी वाटर बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, जो बहुत लॉन्ग समय तक टाइम पीरियड तक आप कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते रहते हो, किसमें, जो आपके पास ऑर्डिनरी वाटर है। तो उसी के बाद हमारे पास मिलता है, और नियर अबाउट 5 स्टेजेज में कंप्लीट होती है प्रोसेस। तो आप समझिएगा जरा हमारे पास, तो प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज कैरिड आउट इन स्टील cells 18/4 in diameter. The cell serves as cathode while the perforated nickel sheet acts as anode. अब समझिएगा जो सेल है, अब फिगर देख लो जरा आप, कि यहाँ पर देख रहे हो कि इस पूरे फिगर में आपके पास कि जो पूरा सेल है हमारे पास वो एज ऑलमोस्ट वर्क कर रहा है कैसा, पॉजिटिवली चार्ज। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो इसमें दूसरा पोर्शन हो जाएगा, जो हमने प्लेट आपके पास यूज करी हुई है निकल, वो कैसा हो जाएगी, एनोड, और जो पूरा सेल है वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, कैथोड। बात समझ में आ रही है, सेल पूरा कैथोड और जो आपकी निकल प्लेट है वो आपकी एनोड। एज वेल एज लिखा हुआ परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब स्मॉल स्मॉल होल्स, क्लियर है, परफोरेटेड का मतलब स्मॉल स्मॉल होल्स। यहाँ पर आप लिख लो PERFORATED, परफोरेटेड का मतलब स्मॉल होल्स, जालीदार, क्लियर, ओके ओके। सो क्या लिखा हुआ था हमारे पास, एनोड, while a perforated nickel sheet acts as anode. The electrolysis is done in 5 stages, gradually increasing the concentration of heavy water. About 2310 liters of ordinary water yields 83 ml of heavy water. In India, heavy water plants are located at Nangal, Rourkela, Trombe, Namrup, Naveli, as well as आपका नहर कट्टे। तो अब यहाँ समझिएगा हमारे पास 2310 इतने लीटर हमारे पास है ऑर्डिनरी वाटर, और इसमें से 83 ml मिल रहा है केवल, और वो भी प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद, वो भी 5 स्टेज में इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के बाद। अब आप समझ लो जरा कितना रेयर आपके पास, क्लियर है, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये था हमारे पास इसका प्रिपरेशन मेथड कि कैसे हम आपके पास उसको प्रिपेयर करते हैं। अब आ जाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल सी है, देखिएगा जरा सिंपल सी। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है हमारे पास कि जो अपीयरेंस होता है हमारे पास किसका, ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर, वो नियर अबाउट हमारे पास क्या होता है, सेम रहता है। और जो हैवी वाटर होता है वो हमारे पास कलरलेस, अडरलेस और ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही। पहले तो अपीयरेंस सेम होता है और जो उनका कलर है वो कलरलेस, अडरलेस और फिर आपका टेस्टलेस। क्लियर है, बात समझ में आ रही। सेकेंड आपके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके लिए आप टेबल देख लो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इस टेबल में देखिएगा पहले मॉलिक्यूलर मास है, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर का कितना होता है 18.02 नियर अबाउट, और हैवी वाटर का उससे ज़्यादा हो जाए क्योंकि हैवी वाटर है। और ये किस वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ड्यूटेरियम की वजह से। फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट इसका 0 और उसका आपके पास कुछ इंक्रीज करके होता है। सारी प्रॉब्लम्स आएंगी सिर्फ और सिर्फ ड्यूटेरियम की वजह से, क्योंकि आपके पास उसका मास हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 है, उसका 101.41 डिग्री सेल्सियस। फिर डेंसिटी इसमें कम है, उसमें ज़्यादा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस इतनी है, उसमें भी आपके पास वो ज़्यादा है।
फिर आपका KW एट 25 डिग्री सेल्सियस दैट मीन 298 केल्विन, ये है आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये भी आपके पास ऑलमोस्ट इसमें 1 × 10⁻14 है और वहाँ पर आपका 0.3 × 10⁻14। ये तो हमने पढ़ा हुआ था कि जो H+ और OH- है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो आपका 10⁻14 होता है। सरफेस टेंशन का मतलब जो बाहर से फोर्स लग रहा होता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 72.7 है और उसमें 67.8 है। मतलब सरफेस टेंशन जो ज़्यादा होता है वो किसमें होता है आपके पास, वाटर में। तो ये इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन था। लास्ट हमारे पास सिंपल सा केमिकल प्रॉपर्टीज। हैवी वाटर गिव्स ऑल द रिएक्शंस गिवन बाय ऑर्डिनरी वाटर रिएक्शंस, द रिएक्शंस ऑफ D2O आर स्लोअर देन H2O। कि मतलब सारी केमिकल रिएक्शंस जो आपका वाटर देता है वो आपका D2O भी देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो D2O की रिएक्शंस है वो स्लो होंगी क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और H2O की रिएक्शंस आपकी फास्ट होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं आपके पास। और ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास आपका यूजेस ऑफ हैवी वाटर। क्लियर? जो यूजेज हैं हैवी वाटर के वो देख लीजिएगा। पहला यूज है एज अ कूलेंट एंड मॉडरेटर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियर रिएक्शन से मोर अमाउंट ऑफ आपका न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है, तो वहाँ से उसको क्या करने के लिए, कूलेंट दैट मीन्स कूल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराने के लिए भी हम यूज करते हैं किसका, ड्यूटेरियम का। सेकेंड नंबर आपके पास फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरेटेड कंपाउंड्स। अब ड्यूटेरेटेड कंपाउंड्स में देख लीजिएगा जरा। पहले नंबर पे यदि हम आपके पास ऑब्टेन करना चाहें, तो यदि हमने आपके पास SO3 की रिएक्शन करा दी किसके साथ, D2O के साथ, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास यहाँ से D2SO4। इसका नाम क्या हो जाएगा, ड्यूटेरेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है, बात समझ में आ रही। फिर यदि हम इसकी दूसरी रिएक्शंस कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बाइड के साथ करा दी हमने D2O की, तो यहाँ से फॉर्म कर देगा आपके पास क्या, DC ट्रिपल बॉन्ड CD प्लस Ca OD टू द होल ट्वाइस। अब यदि हम इसका नाम बोलना चाहें क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ड्यूटेरेटेड इथीन, सॉरी इथाइन ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है, बात समझ में आ रही हो। यदि इसका नाम बोलो तो जैसे COH टू द होल ट्वाइस क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ड्यूट्रोक्साइड। क्लियर है, बात समझ में आ रही। तो दैट मीन्स आपके पास ये ड्यूटेरेटेड कंपाउंड्स के प्रिपरेशन के लिए भी यूज होता है। और लास्ट लिखा हुआ एज अ ट्रेसर कंपाउंड, D2O इज यूज्ड एज अ ट्रेसर इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। दैट मीन्स जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो स्मॉल प्रोसेसेज होती हैं जो वेरी फास्ट रैपिड हो जाती है, तो उनको ट्रेस करने के लिए आपके पास इसको यूज किया जाता है। और ट्रेस का मतलब होता है, ट्रेसर कंपाउंड का मतलब होता है कि ऐसा कंपाउंड जो आइसोटोपिक कंपोजिशन कैरी कर रहा हो, कि मतलब ओरिजिनल वाले से क्या हो, डिफरेंट हो। आइसोटोपिक कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल वन। क्लियर, कि जो ओरिजिनल वाला है उससे डिफरेंट हो, उसी को बोलते हैं हम क्या, ट्रेसर कंपाउंड। क्लियर है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ से आपके पास टॉपिक खत्म हो गया हैवी वाटर। नेक्स्ट क्लास पे आएगा आपका H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, सारा डिटेल में पढ़ेंगे आपके पास कि क्या है उसकी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, कैसे उसको हम प्रिपेयर करते हैं, क्या है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या होता है उसका स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो आई होप ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फोकस करना है आपको हार्डनेस पे, कैसे भी करके आपको उसको समझना है, कैसे भी करके हमारे पास। क्लियर है। सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ऑलमोस्ट रिवाइज करिएगा, कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। नोट्स आपको सारे इसके PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको यदि कंप्यूटराइज नोट्स चाहिए पूरे चैप्टर के तो वो भी आपको मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे वहाँ पर नोट्स होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के, केमिकल बॉन्डिंग के, ये सारे नोट्स आपके कंप्यूटराइज्ड अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, सो टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।